ईरान के केस में 2 चीज़ है। एक तो अव्वल तो ये कि वो तो तमाम जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं, उसमें एडिशनल कुछ भी नहीं है। ईरान का मैक्सिमम ट्रेड जो है वो होता है चाइना के साथ। तो अनटिल अनलेस कि चाइना इसमें शामिल नहीं होता है, यानी चाइना अगर डर के इन सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तब तक बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है कि मिलिटरीली वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और तो ज़ाहिर है कि उनकी ये कोशिश है कि जो एक सीरिया वाला मॉडल था वो यहाँ पे अपनाया जाए कि सैंक्शन से इतना हॉलो कर दिया जाए कि वहाँ के जो जर्नैल हैं, जो सैनिक हैं, उनको आसानी से खरीद लिया जाए। नमस्कार, आदाब। ईरान स्ट्रीम के हिंदी सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ कुमार शाही। अमेरिका की तरफ से डी डे सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए गए हैं। उसके कई एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उसने धमकी दी है उन देशों को जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं कि उन पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। जाहिर है सेकेंडरी सैंक्शंस यूनिलैटरल हैं, इलीगल हैं। इनका यूनाइटेड नेशंस के बेसिस में इनको, यानी उसके अंदर उसका कोई बेसिस नहीं है। अमेरिका इसको यूज इसलिए करता है क्योंकि दुनिया डॉलर को एज अ रिज़र्व करेंसी यूज करती है। डॉलर बेस्ड जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसको यूज करती है। तो अमेरिका चाहे तो किसी को भी पनिश कर सकता है। लेकिन ईरान के केस में 2 चीज़ है। एक तो अव्वल तो ये कि वो तो तमाम जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं, उसमें एडिशनल कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ईरान का मैक्सिमम ट्रेड जो है वो होता है चाइना के साथ। तो अनटिल अनलेस कि चाइना इसमें शामिल नहीं होता है, यानी चाइना अगर डर के इन सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तब तक बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स प्रेशर एग्ज़र्ट होगा ईरान के ऊपर में। ऑफ़ कोर्स करेंसी और डिवैल्यू होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें जो लगातार हो रही हैं वो होती रहेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो जा सके। इसके पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? ज़ाहिर है कि मिलिटरीली वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और तो ज़ाहिर है कि उनकी ये कोशिश है कि जो एक सीरिया वाला मॉडल था वो यहाँ पे अपनाया जाए कि सैंक्शन से इतना हॉलो कर दिया जाए कि वहाँ के जो जर्नैल हैं, जो सैनिक हैं, उनको आसानी से खरीद लिया जाए। जो हमने देखा सीरिया के केस में हुआ था, जब लास्ट में उनके जर्नैल और जो सैनिक थे उनको खरीद लिया गया और उन्होंने अटैक्स जो है उसको होने दिया। यही चीज़ यहाँ पे कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा वो हाइब्रिड वॉरफेयर का उनका तरीका है कि वो बार-बार उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि आईआरजीसी के सोल्जर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, और वो उस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि अगर इस वॉर को एलोंगेट नहीं करना चाहते तो उनका ये है कि हम इससे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ईरान के ऊपर में कि वो हमारे जो मतलब यानी वो जो डील एमओयू है वो हम हमारे जो पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे साइन करे बैक टू द एमओयू। अभी हमने देखा जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के आसिम मुनीर, उनका दौरा हुआ। साथ ही साथ मोहसिन नकवी जो ऑफ कोर्स होम मिनिस्टर हैं और इस फाइल को देख रहे हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनका भी वहाँ पे दौरा देखने को मिला। उसमें क्या बातें हुई उसको लेके कुछ लीक्स जो हैं वो ईरानियन मीडिया में आई हैं, लेकिन वो मेजर लीक्स नहीं हैं। यानी उसमें बस ये कहा गया है कि एमओयू को वापस से रिवाइव करने के प्लान्स वगैरह जो है एक्सचेंज किए गए और इस तरह की चीज़ें हैं। ईरान के अंदर से जो इस पे रिएक्शंस आ रही हैं वो भी उसी तरह की हैं जो नॉर्मली होती हैं। जो मॉडरेट्स हैं वो चाहते हैं कि बातचीत हो और अमेरिका का दम्भ तोड़ दिया गया है और अमेरिका से बात करके एक मिडिल वे जो है कुछ निकाला जाए। ज़ाहिर है जो उसूलगिरा हैं, जो प्रिंसिपलिस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि वो यानी वो इस पूरे यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पे जो कंट्रोल है उसको एज अ वेपन मानते हैं और ये कहते हैं कि उस पे हमारा कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको अभी कंट्रोल छोड़ा और बाद में हमें फिर से इसको माइन करना पड़ा या बाद में फिर से हमको रोकना पड़ा तो ये मुश्किल होगी, ये डिफ़िकल्टी पेश वहाँ पे आ सकती है। तो इस दरमियान में एक इख्तलाफ वहाँ भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा बार-बार कि चाहे वो पज़ेश्कियान हों, चाहे वो आरागची हो,
वो जो बयान दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि बातचीत पे हमें रिटर्न होना चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल के बाकी मेंबर हैं उनके बयान उससे डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये कहना कि सब एक ही पेज पे हैं इसको लेके, ये दुरुस्त नहीं है। जाहिर है कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप लोकल अखबार ईरान का पढ़ेंगे, खासकर जो उनके प्रिंसिपलिस्ट अखबार हैं, कैहान वगैरह हैं, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये इख्तिलाफ़ जो है उसको वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। कल कोई बयान दिया था कालीबाफ ने, उस बयान को लेकर कैहान में एक रद्द-ए-अमल आया था, जिसमें कि उनको ये कहा गया कि एक इशारे में ये कहा गया कि आपकी जो पोजीशंस हैं वो अब ज़्यादा मैच कर रही हैं रिफॉर्मिस्ट से, यानी जो मॉडरेट्स हैं सॉरी, उनसे वो ज़्यादा मैच कर रही हैं रेदर दैन जो आपका ओरिजिनल पोजीशन था, जो कि पोजीशन आईआरजीसी का है या प्रिंसिपलिस्ट का जो पोजीशन है। तो ये एक कशमकश वहाँ पे चल रही है। जो प्रिंसिपलिस्ट पोजीशन है वो ये कहता है कि एमओयू में जो चीज़ें साइन हुई थी वो हमारे उसमें हमने जिस जिस चीज़ को एग्री किया था, अमेरिका ने उसको तोड़ा। अमेरिका ने उसके बाद प्रेशर जनरेट करने की कोशिश की, जिसको वो नहीं कर पाया है। यानी अमेरिका इस प्रेशर को जनरेट नहीं कर पाया है। तो अगर अमेरिका इस प्रेशर को जनरेट नहीं कर पा रहा है, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, तो जाहिर है कि इन ईरानी जो हैं उनका मानना है कि जो नेक्स्ट राउंड इस पे बातचीत होगी उसमें हमें डिमांड्स जो हैं वो और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका मिलिटरीली इसको अचीव नहीं कर सकता है तो हमारे पास ये विंडो है कि जिसमें हम इसको बढ़ा सकते हैं। जो रिफॉर्मिस्ट हैं या जो मॉडरेट्स हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर है और ये प्रेशराइज़ करेगा कि लोग सड़कों पे फिर से उतरें, जनवरी जैसे दंगे जो हैं इस तरह की चीज़ें वो करवाई जाएँ। मैं बार-बार एक चीज़ कहता हूँ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। डिक्लाइनिंग सुपर पावर कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि उसको पॉजिटिवली यानी कोई चीज़ों को अपने तरीके से चेंज कर सके, लेकिन उसमें ये ताकत ज़रूर होती है कि वो नेगेटिवली उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अमेरिका पॉजिटिवली इस रीजन में कुछ चेंज ना करे, लेकिन ये ताकत ज़रूर होती है कि वो ईरान को डिस्टेबलाइज़ कर सके, उसके इकॉनमी को डिस्टेबलाइज़ कर सके, या जिस तरीके से जनवरी के दंगे हुए जिस साजिश के तहत उस तरह की कुछ चीज़ जो है वो वहाँ पे जनरेट करवा सके। ये ताकत हमेशा उसमें है और इसको कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। लेकिन अभी तक जो रिएक्शन एलाइज़ के आए हैं अमेरिका के, वो इसमें बड़े ल्यूक वार्म से। यूएई का एक अलग मामला है, ज़ाहिर है कि यूएई ने ही जनवरी वाले दंगे करवाए थे, यानी उसने मैनिपुलेट किए थे जो फॉरेन करेंसी और उस हिसाब से दंगे हुए थे। लेकिन चाहे वो कतार हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, उनके जो अपने व्यू पॉइंट्स थे वो बिल्कुल इस पे वो वही थे जो पहले से हैं। अब ये है कि चाइना के पास में क्या ऑप्शन है। चाइना के पास बहुत ऑप्शन है। चाइना छोटे-छोटे रिफाइनरीज़ जो सिर्फ़ इरानियन ऑयल के हिसाब से बनी हों, उसमें रिफ़ाइन कर सकता है, सी टू सी ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर उसके बावजूद भी अमेरिका सैंक्शन सेकेंडरी लगाता है, तो चाइना के पास ऑप्शन है कि वो भी सेकेंडरी सैंक्शन अमेरिका पे लगाए। ये क्रिटिकल मिनरल और इस तरह की चीज़ें वो रोक सकता है। लेकिन ये एक टेस्ट होगा सबके लिए कि ये सारे देश कितना आगे तक जाने को तैयार हैं। सबको ये पता है कि अमेरिका कॉर्नर्ड है, लेकिन क्या वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या चाइना में ये औकात है, चाइना का अख्तियार है कि वो इस मोमेंट का फ़ायदा उठा के स्क्वीज़ करे यूएस को, या वो इसको डील कट करने के लिए यूज़ करेगा? सेम चीज़ व्लादिमीर पुतिन को ना भूलें कि रसिया अपने आप को वेस्ट का हिस्सा मानता है, और जब भी उसके पास एक कैरट डैंगल किया जाता है कि आप ये हम आपको छोटा-सा दे देंगे, तो वो भागते-भागते यूएस के पास जाता है। ये बार-बार देख रहे हैं, कल की जो विज़िट हुई है परसों की सीआईए की, हो सकता है कि उसके लिहाज से भी कुछ हो। लेकिन एक कोशिश अभी भी ये है कि इसको रिज़ॉल्व जो है वो बातचीत एमओयू पे वापस आया जाए और उस पे कुछ रिज़ॉल्व किया जाए। जहाँ तक ओमान और ईरान का सवाल है, वो एग्ज़ैक्टली अभी तो फाइनल डील हुई नहीं है हॉर्मुज़ को लेके, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो ऑनगोइंग है, हम उसमें विथड्रॉन नहीं कर रहे हैं, यानी बातचीत से हम बाहर नहीं आए हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस डील का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हम खोल देंगे। तो ये अभी सिनेरियो है जिसमें कि दोनों साइड प्रेशर को यानी ये इकोनॉमिक प्रेशर और ईरान जो है वो काउंटर इकोनॉमिक प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है।
इसमें एक चीज़ ये भी है इम्पोर्टेंट समझने की कि ईरान कब इसको एस्केलेट कर सकता है, कब ईरान को ये लगने लगेगा, किस महीने में कि भाई अब मेरे लिए इकोनॉमिक प्रेशर ये मुश्किल है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं मिडिल ईस्ट के जहाँ से भी तेल सप्लाई हो रही है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि शिप्स जो हैं रोकी जा रही हैं। अब ये कोशिश की हो रही है कि कोई भी पाइपलाइन, कोई भी पोर्ट जो तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पे हम हमला करना शुरू करें और इसको फर्दर गिरा दें। तो ये भी कोशिश उनकी हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये मंथन जो है, ये अंदर ही चलती है। इसमें ना इसका टाइमलाइन का कोई पता होता है और ना ही हमें ये पता होता है कि ये जो फैक्शनलिज़्म देखने को मिलती है कि इसमें दोनों साइड एक जो है वो डायलॉग को ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, दूसरा जो है वो एस्केलेशन को ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है। इसमें किसकी बरतरी फाइनली होगी, क्योंकि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अल्टीमेटली मेजॉरिटी व्यू पे चलती है। तो मेजॉरिटी किसकी रहती है, वो क्या डिसीजन लेते हैं, ये अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। बट फिलवक्त ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से अगर कुछ महीनों तक ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होती है, तो उसको एक्सकेलेट करने की कोशिश जो है वो होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।